हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का किरोश एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन आप लोगों के लिए एनसीएल स्टाफ नर्स का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं वही हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। बाकी आपकी तैयारी जो है वो काफी अच्छी चल रही होगी। एग्जाम की डेट जो है वो बार बार बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, तो एग्जाम की डेट बहुत जल्द आपकी आ जाएगी। टेंटेटिव मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में भी बताया था कि हो सकता है जुलाई तक आपका एग्जाम जो है वो यहाँ पर कंडक्ट हो जाए, पर अपने हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम की डेट कभी कुछ ऐसे होते हैं जो एग्जाम की डेट जल्दी निकल के जल्दी ही एग्जाम हो जाता है। तो अपने आप को पहले प्रिपेयर रखिएगा और मोर एंड मोर एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा, ताकि आप अपने आप को असिस्ट रेगुलरली करते रहें, ठीक है, और अपने वीक एरिया पे काम करते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीएल स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, यानी कि गलत लिखा गया है। आंसर करिएगा, सभी आंसर करिएगा। क्लास को जो है वो शेयर भी करना है और साथ में आंसर भी करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है एयरबोर्न ट्रांसमिशन, मीजल्स, बिल्कुल सही बात बोली गई है। रूबियोला जिसको हम बोलते हैं मीजल्स, ठीक है, तो ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन होता है। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन क्लॉस्ट्रिडियम डेफिसिल होता है। पेरिनियल ट्रांसमिशन एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो एड्स फैलाता है, बिल्कुल राइट बात है। लेकिन ओरोफिकल ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस सी नहीं होता, हेपेटाइटिस ए होता है, ठीक है। तो ये तो सीरम हेपेटाइटिस है। कौन सा हेपेटाइटिस है? सीरम हेपेटाइटिस, या फिर इन्फेक्टेड ब्लड वगैरह से ये फैलता है। इसलिए यहाँ पे जो है वो करेक्ट मैच, ये गलत मैच है, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ओरोफिकल ट्रांसमिशन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, which among the following pair regarding anatomical classification of malignant tumor is correctly matched? आंसर करिएगा, कौन सा करेक्टली मैच है? मैलिग्नेंट ट्यूमर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सभी आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। तो करेक्टली मैच कौन सा है ये यहाँ पे बोला गया है, तो स्ट्राइटेट मसल, फाइब्रोसार्कोमा, फाइब्रस टिश्यू, रेहेब्डोमायोसार्कोमा, ये रेहेब्डोमायोसार्कोमा है। ये स्केलेटन कैंसर वगैरह जो होता है, ठीक है, उसके लिए सबसे प्रोन होता है ये रेहेब्डोमायोसार्कोमा जो होता है। ये अराइजेज होता है स्ट्राइटेड मसल या स्केलेटन मसल, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलम एडिनोकार्सिनोमा, यानी कि ये जो आंसर है वो हमारा करेक्टली मैच होता है। और यही जो एडिनोसार्कोमा जो होता है, ठीक है ना, एडिनोसार्कोमा जो होता है ये अराइज होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। कहां से अराइज होता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और ये जो होता है मोस्ट कॉमन, यानी कि सबसे ज्यादा कैंसर को स्प्रेड जो होता है, या फिर कैंसर से ऑर्गन को ये ज्यादा अफेक्ट करता है, जिसके अंदर आपके कॉलोन, स्टोमक, पैनक्रियास का कैंसर इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कॉलोन, पैनक्रियास, स्टोमक वगैरह का जो कैंसर होता है वो इससे ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट चीज यहाँ पर दी हुई है न्यूरोब्लास्टोमा, मेनिंजस। तो ये न्यूरोब्लास्टोमा जो होता है, न्यूरोब्लास्टोमा वाली जो कंडीशन है, ये प्रिमिटिव सेल से होता है। किससे होता है? प्रिमिटिव सेल इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसकी वजह से जो है आपके कैंसर वगैरह जो होता है वो मेड्यूला वगैरह जो होता है, ठीक है, मेड्यूला या फिर नर्वस सिस्टम वगैरह का, ठीक है, मेड्यूला या फिर नर्वस सिस्टम का जो कैंसर होता है, नर्वस, वो इसी से होता है। बाकी मेनिंजस का नहीं होता है। फाइब्रस टिश्यू, रेब्डोसार्कोमा, ये तो स्केलेटन कैंसर का होता है। स्केलेटन कैंसर जो होता है वो इसको बोलते हैं रेब्डोमायो। फाइब्रोसार्कोमा भी यहाँ पे स्ट्राइटेड मसल का नहीं है, स्ट्राइटेड मसल का रेब्डोमायोसार्कोमा होता है, फाइब्रस टिश्यू का फाइब्रोसार्कोमा होता है। इसलिए कलर करेक्ट, ये सारे गलत मैच हैं, सिर्फ एक ही सही मैच है, वो भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम एडिनोसार्कोमा, जो कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू से होता है, और इसकी वजह से कैंसर होता है। किसका कैंसर होता है? तो स्टोमक कैंसर होता है, याद रखिएगा, पैनक्रियास का कैंसर होता है, से ये कैंसर देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए।
नेक्स्ट है यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि पोटेशियम का लेवल कम है, उस रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ए ऑप्शन है, डिस्पाइट अ नॉर्मल टोटल सीरम कैल्शियम लेवल सडन एल्कलॉज कॉज सिम्टोमेटिक हाइपोकैल्सीमिया। दूसरा स्टेटमेंट है, द हाई पीएच इन कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ आयोनाइज्ड कैल्शियम। बताइए, अब यहाँ पे या तो पहला स्टेटमेंट सही है, अब आप मेरे को ये बता दीजिए खाली कि हाँ जी पहला सही है दूसरा गलत है, या फिर पहला गलत है दूसरा सही, या फिर दोनों गलत है या दोनों सही। आंसर करिएगा, कमेंट में लिखिए, पढ़िए एक बार इस स्टेटमेंट को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आजकल ट्रेंड चल रहा है ऐसे क्वेश्चन का। आंसर करिए। तो देखिए यहाँ पे डिस्पाइट नॉर्मल टोटल सीरम कैल्शियम लेवल सडन है, तो देखिए बॉडी में जब सडन एल्कलोसिस होता है, ठीक है, सडन एल्कलोसिस की वजह से पीएच जो रहती है वो बढ़ती है, आपको पता है जब बढ़ती है तो एल्कलोसिस होती है, ब्लड पीएच इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये कैल्शियम को बाइंड कर लेता है प्लाज्मा में, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, द हाई पीएच इंक्रीज, बिल्कुल एल्कलोसिस कैल्शियम बाइंडिंग टू प्रोटीन डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ आयोनाइज्ड कैल्शियम, तो ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, यानी कि बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। तो यहाँ पे सही बात है, और ये एक नई बात आपको सीखने को शायद मिल सकती है, याद रखिएगा, ठीक है, कि हाइपोकैल्सीमिया का रीजनशिप कैल्शियम की कमी या डाइट से कम नहीं होता, बॉडी में अगर एल्कलाइन हो रहा है, एल्कलोसिस हो रहा है, तो भी कैल्शियम कम हो जाए। नेक्स्ट, एनसीए स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन करो, अभी भी टाइम है, डेट नहीं आई है, तो एमसीक्यू क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज बोथ आर अवेलेबल ऑन किरोशा एकेडमी ऐप। अब आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से आप हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है आपकी तरफ से, तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, ताकि आप अपने वीक एरिया पे फोकस कर सकते। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी-टीबी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉज ओटोटॉक्सिसिटी, इनमें से कौन सी ड्रग है जो ओटोटॉक्सिसिटी करती है। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑटोटॉक्सिसिटी कौन सी करती है, तो एट्थ क्रेनियल नर्व जो होती है, ये ड्रग का नाम यहाँ पे बोला गया है, वो ड्रग क्या करती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, एट्थ क्रेनियल नर्व जो है उसको डैमेज कर देती है वेस्टिबुलो कॉक्लियर, जिसकी वजह से वेस्टिबुलर कॉक्लियर के फंक्शन डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से टिनिटस, हियरिंग लॉस, ये सारी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऐसी कौन सी ड्रग है, तो आपको याद रखना है विच इज एमाइनोग्लाइकोसाइड, जिसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैटामाइन वगैरह जो होती है, सॉरी कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, अमीकासिन ड्रग आपने सुना होगा, ठीक है, ये सारी ड्रगें अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की आती हैं, और जिसको लेने से ये ऑटोटॉक्सिसिटी है, क्योंकि ये एट क्रेनियल नर्व को क्या करती है, डैमेज करती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, अमाइनोग्लाइकोस, फ्लूरोक्विनोलोल, ये भी नहीं, एक तरह का एंटीबायोटिक है। आइसोनियाजाइड जो ड्रग होती है, आइसोनियाजाइड पेरिफेरल न्यूराइटिस करती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस करती है आइसोनियाजाइड लेने से। पायराजिनामाइड जो ड्रग होती है आपके, ये भी न्यूरोटॉक्सिक हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए रहेगा, विच इज द अमाइनोग्लाइकोसाइड इज द करेक्ट आंसर। एक इथाम्ब्यूटोल भी होती है, आपने सुना होगा इथाम्ब्यूटोल, ठीक है, ये विजन डिस्टर्ब करती है, इथाम्ब्यूटोल क्या करती है, विजन के अंदर डिस्टर्बेंस करती है, ठीक है ना, विजन डिस्टर्ब, रेड और ग्रीन कलर में डिस्टर्बेंस करती है। रिफाम्पिसिन होती है, रिफाम्पिसिन, ये भी एक एंटी टीबी ड्रग है, जो कि यूरिन डिस्कलरेशन करती है, क्या करती है, यूरिन, रेड कलर यूरिन करती है, डिस्कलरेशन कौन सा करती है, तो याद रखिएगा रेड कलर, ठीक है, जब तक ये मेडिसिन चलेगी तब तक होगा, उसके बाद वापस से ठीक हो जाएगा। तो इथाम्ब्यूटोल, ये सारी चीजें आप याद रखना, और इन सारी ड्रगों में, सारी ड्रग जो होती हैं वो सभी की सभी आपके बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है, लेकिन एक इथाम्ब्यूटोल ऐसी ड्रग है जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली स्टॉप करने का काम करती है। तो यहाँ पे ए आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट, मैच करना है आपको, यहाँ पे सिंपल सी चीज दी हुई है, यहाँ पे एनीमिया दिए हुए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, और यहाँ पे लिस्ट दी हुई है डेफिशिएंट। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर आपका रहने वाला है एवरीवन। वेरी इजी एंड बट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आंसर करिए। चलिए,
तो देखिए यहाँ पे माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, बिल्कुल सही मैच है। ठीक है, दूसरा है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। पर्नीशियस एनीमिया एंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी है। और थैलेसेमिया अल्फा बीटा चेन के अंदर एब्सेंट की वजह से। तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है वो सही लिखी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंजाइना ऑफ्टन अकर एट रेस्ट यूजुअली ड्यू टू स्पाज्म ऑफ मेजर कोरोनरी आर्टरी। आंसर करिएगा स्टेबल, अनस्टेबल, क्रॉनिक स्टेबल या प्रिजमेंटल एंजाइना। सभी आंसर करिएगा, क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर्स भी करना है। क्या राइट आंसर यहाँ पर आपका? तो देखिए अगर एंजाइना की मैं बात करूं, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइना, ये एक तरह का चेस्ट पेन होता है। क्या होता है? एक तरह का चेस्ट पेन होता है। ठीक है, जिसके अंदर हैवी स्मोकिंग कर रहे हैं, हैवी मील, फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा है और सबसे इंपॉर्टेंट इसका रीजन होता है कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसके अंदर अथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह होने की वजह से प्लेक फॉर्मेशन होता है, नैरोइंग हो जाती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर तरीके से पाता, इस्चेमिया हो जाता है जिसकी ये कंडीशन। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके टाइप की अगर मैं बात करूं तो इसके टाइप के अंदर स्टेबल, अनस्टेबल, प्रिजमेंटल या माइक्रोवस्कुलर एंजाइना इसके फर्दर जो है वो टाइप होते हैं। उसके अंदर स्टेबल एंजाइना जो होता है, कौन कौन से टाइप होते हैं मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके। फर्स्ट टाइप होता है विच इज स्टेबल एंजाइना। ठीक है, फर्स्ट टाइप होता है, पूरा एंजाइना हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा होता है अनस्टेबल एंजाइना, होता है अनस्टेबल। और तीसरी चीज जो होती है वो यहाँ पे प्रिजमेंटल एंजाइना, प्रिजमेंटल। और एक चौथा भी होता है जिसको हम माइक्रोवस्कुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोवस्कुलर एंजाइना। इस तरीके के 4 टाइप ऑफ एंजाइना होते हैं। स्टेबल एंजाइना जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप का एंजाइना होता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे लिख रही हूं, जो स्टेबल एंजाइना होता है मोस्ट कॉमन टाइप का एंजाइना होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना कौन सा होता है, तो स्टेबल एंजाइना होता है। इसके अंदर पेन जो होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, रिलीविंग बाय नाइट्रोग्लिसरीन। सीधी सी बात है, प्रिडिक्टेबल चेस्ट पेन होता है, प्रिडिक्टेबल चेस्ट पेन होता है। इसके अंदर ये सीपी चेस्ट पेन लिखा हुआ है, इसको रिलीव बाय एंटीजी यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट सबलिंगुअली देते हैं, आपको पता है, इससे ये रिलीज हो जाता है। और ये कब तक रहता है, तो यूजुअली लेस देन 15 मिनट्स में ये जो है वो रिकवर हो जाता है। कौन सा? स्टेबल एंजाइना। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे। और इसमें कॉज क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में नैरोनेस की वजह से ये देखने को मिलता है स्टेबल एंजाइना, पर्टिकुलरली इसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी में नैरोनेस होने की, यानी कि अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। नेक्स्ट होता है अनस्टेबल एंजाइना। दूसरा टाइप का एंजाइना होता है जिसको हम बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। अब ये अनस्टेबल एंजाइना होता है बहुत ही मेडिकल इमरजेंसी वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप याद रख लीजिएगा कि ये जो है मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है, यहां पे मैं लिख रही हूं दोबारा ताकि कलर चेंज हो जाएगा तो आपको सही रहेगा पढ़ने में। अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी यानी कि तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये रेस्ट के टाइम पे भी होगा, ये रेस्ट से रिलीव हो जाता है, रिलीव बाय एंटीजी एंड रेस्ट यहां पे लिख दे। लेकिन ये अकर इन रेस्ट यानी कि पर्सन को अगर आप लेटा दोगे, सोते सोते भी हो सकता है, यानी कि रेस्ट के टाइम पे भी ये देखने को मिलता है। मोर सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड, याद रखिएगा, मोर सीवियर है एंड प्रोलॉन्ग्ड है। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पे ये न्यू ऑनसेट और वर्सन कंडीशन में भी हो सकता है और रेस्ट से इसको आप ठीक नहीं कर सकते हो, यानी कि मेडिकल इमरजेंसी तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। इसमें क्या होता है, जो अथेरोस्क्लेरोटिक बना है वो पूरा रप्चर हो जाता है, जिस वजह से मेडिकल इमरजेंसी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें नैरोनेस की वजह से कोरोनरी आर्टरी, इसमें अथेरोस्क्लेरोसिस जो बनता है कोरोनरी आर्टरी में उसके रप्चर की वजह से अनस्टेबल एंजाइना देखने को मिलता है। तीसरा जो होता है विच इज प्रिजमेंटल एंजाइना। तीसरा कौन सा होता है, तो प्रिजमेंटल एंजाइना।
ठीक है। तीसरा जो टाइप होता है इसका, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिजमेंटल एंजाइना। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो एंजाइना होता है जिसको अनस्टेबल एंजाइना होता है, ये अनस्टेबल एंजाइना जो होता है वो हार्ट अटैक तक पहुंच सकता है। ठीक है, बहुत ही, इसीलिए इसको मेडिकल इमरजेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है वेरिएंट या फिर प्रिजमेंटल। पहले तो इसका दूसरा नाम आप याद रख लीजिएगा, इसको हम वेरिएंट एंजाइना भी बोलते हैं। इसको प्रिजमेंटल को ही वेरिएंट, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, लेस कॉमन होता है, बहुत रेयर होता है। इसमें अकरेट रेस्ट के टाइम पे भी हो सकता है, मोस्टली नाइट और अर्ली मॉर्निंग में होता है। कब होता है? मोस्टली मॉर्निंग के टाइम पे होता है या फिर नाइट में इसका पेन ज्यादा होता है, और एट रेस्ट भी ये पेन हो सकता है। ठीक है, तीसरी चीज इसमें इसका रीजन क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म की वजह से होता है। ठीक है, किस वजह से होता है? तो जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी के स्पाज्म की वजह से ये देखने को मिलता है। और अगर हम इसकी ईसीजी देखें तो एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? एसटी एलिवेशन यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? इसको और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं अगर वो पर्टिकुलर पेशेंट जो है वो अगर किसी कोकेन वगैरह का यूज करता है, सिगरेट स्मोकिंग ज्यादा करता है, स्ट्रेस ज्यादा है, तो भी ये टाइप का एंजाइना जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है माइक्रोवस्कुलर एंजाइना। ठीक है, मोर कॉमन इन वुमन ये होता है। तो पैक कर देते हैं प्रिजमेंटल को। नेक्स्ट होता है आपके माइक्रोवस्कुलर एंजाइना। ठीक है, माइक्रोवस्कुलर एंजाइना मोस्ट कॉमन फीमेल में ज्यादा होता है या वुमेन्स में ज्यादा होता है? फीमेल मोर कॉमन। ठीक है, मोर कॉमन इन फीमेल में ज्यादा होता है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है? स्मॉल कोरोनरी आर्टरी माल फंक्शन की वजह से ये माइक्रोवस्कुलर एंजाइना ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इसको डायग्नोस करना। ठीक है ना। टिपिकल सिम्टम क्या होते हैं एंजाइना के? आपको पता है टिपिकल सिम्टम तो माइक्रोवस्कुलर में आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं सिम्टम की बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर एंजाइना के सिम्टम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें चेस्ट प्रेशर, टाइटनेस वगैरह होता है। क्या क्या चीजें होती है? तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि इसमें क्या होता है? चेस्ट प्रेशर, टाइटनेस होता है, क्रशिंग टाइप आपको फील होगा, क्रशिंग पेन होता है। ठीक है, दूसरी चीज पेन बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, पेन बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन या फिर हम स्टर्नम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेन रेडिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेन का जो रेडिएशन है वो कहाँ पे होता है। तो अगर मैं एंजाइना के पेन के रेडिएशन की बात करूं कि कहां से कहां पे होता है, तो पेन रेडिएशन के अंदर सबसे पहले आता है लेफ्ट शोल्डर में पेन होता है। कहां पे पेन होता है? तो लेफ्ट साइड ऑफ शोल्डर। फिर ये रेडिएट होता है लेफ्ट साइड ही आर्म। ठीक है, प्लस लेफ्ट आर्म, लेफ्ट शोल्डर हो गया, लेफ्ट आर्म में रेडिएट होता है। उसके बाद नेक, जॉ एंड बैक। कहां पे होता है? उसके बाद में नेक में होता है, जॉ में होता है और बैक में होता है। और अगर मैं इसके ड्यूरेशन की बात करूं कि कितने मिनट तक पेन हो, तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो 15 से 20 मिनट तक रेगुलर आपको इसी तरीके का पेन हो रहा है तो यू मस्ट गो ऑन हॉस्पिटल। नेक्स्ट यहाँ पे इसके साथ में और क्या सिम्टम्स आते हैं? तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? अदर सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, अदर, तो यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि पेशेंट को डिज्निया टाइप फील होता है ऐसी कंडीशन में। चेस्ट पेन के साथ में स्वेटिंग होती है। क्या होता है? स्वेटिंग होता है, नोजिया, वॉमिटिंग टाइप फील होता है पेशेंट को, फटीग होता है पेशेंट। क्या देखने को मिलता है? फटीगनेस थोड़ा सा देखने को मिलता है, पाल्पिटेशन होता है, पाल्पिटेशन। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपके अदर सिम्टम्स में देखने को। नेक्स्ट अगर मैं रिस्क फैक्टर की बात करूं तो मॉडिफिएबल फैक्टर होते हैं, जैसे एज हो गया, ओबेसिटी हो गया, ठीक है, उसके अलावा यानी कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज नॉन मॉडिफिएबल है।
मॉडिफिएबल में मैं बात करूं तो हाइपरटेंशन है तो उसको ट्रीट कर सकते हो, डायबिटीज एक रीजन हो सकता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन। उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है उसको मेंटेन कर, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ओबेसिटी हो गया, फिजिकल इनएक्टिविटी अगर है, स्ट्रेस ज्यादा है, ठीक है, एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं, तो इन चीजों को हम लोग जो है वो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर के अंदर मानते हैं, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कॉमन कॉज अथेरोस्क्लेरोसिस इन कोरोनरी आर्टरी, आपको पता है यही मेन इसका कॉमनली रीजन यही माना गया है। अदर कॉज में कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, सीवियरिटी के साथ में एनीमिया है तो, हाइपरथायरॉइडिज्म है तो हो सकता है, एओर्टिक स्टेनोसिस है, या फिर हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी है किसी को तो भी ये कंडीशन हो सकती है, कोरोनरी एम्बोलिज्म अगर होता है तो भी ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट डायग्नोसिस में हम फिजिकल एंड हिस्ट्री एग्जामिनेशन करते हैं, आपको पता है पेन की साइट, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कहाँ पे पेन हो रहा है, ट्रिगर क्या है, ये हम असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ईसीजी में एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा, टी वेव इन्वर्जन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। इन एंजाइना पेक्टोरिस सबसे अच्छी बात मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि एंजाइना पेक्टोरिस में ईसीजी चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। पहला तो एसटी एलिवेशन, क्या होता है एसटी एलिवेशन, टी वेव इन्वर्जन, टी वेव इन्वर्जन, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है एंजाइना में क्या होता है ये पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिएंट चेंजेस ड्यूरिंग अटैक जब होता है उस टाइम पे ट्रांजिएंट चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट कार्डियक मार्कर की अगर मैं बात करूं, कार्डियक मार्कर, तो जो कार्डियक मार्कर होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस में, इसमें क्या होता है ट्रोपोनिन का लेवल जो रहता है वो यूजुअली लेवल नॉर्मल होता है, स्टेबल एंजाइना में नॉर्मल देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हार्ट अटैक आता है तो ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ सकता है, ट्रोपोनिन जो होता है उसका लेवल इंक्रीज हो सकता है इन कंडीशन ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे मैंने बता दिया आपको स्टेबल एंजाइना में जो रहता है वो ट्रोपोनिन का लेवल नॉर्मल रहता है, हार्ट अटैक वाली सिचुएशन जब होती है तब ट्रोपोनिन का लेवल एलिवेटेड यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। हम इकोकार्डियोग्राफी भी कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी में हम लोग उस पर्टिकुलर जो पर्सन है उसका हार्ट फंक्शन देख सकते हैं, वॉल मोशन एबनॉर्मलिटी यहाँ पर कर सकते हैं, उसके बाद अलावा स्ट्रेस टेस्ट भी यहाँ पर चेक हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी बाईपास ग्राफ्टिंग, स्टेंट लगा सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग रिहेबिलिटेशन के तौर पे या फिर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं ट्रीटमेंट की, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करूं तो यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस में टिपिकली नाइट्रोग्लिसरीन का यूज जो होता है वो किया जाता है, जो ब्लड वेसल को डायलेट करती है और कार्डियक वर्कलोड को कम करती है। लॉन्ग टर्म में हम इसमें एस्पिरिन, क्लोपिडेग्रोल एंटीप्लेटलेट है उसको हम यूज करते हैं। बीटा ब्लॉकर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ड्रग में क्या क्या हम यूज करते हैं, ठीक है। ड्रग एंजाइना में ड्रग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो एंटी प्लेटलेट, ठीक है, एंटी प्लेटलेट में एस्पिरिन हो गया, क्लोपिडेग्रोल हो गया, ये हम यूज करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं, बीटा ब्लॉकर एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल वगैरह होती हैं जो बीटा ब्लॉकर वो यूज करते हैं। नेक्स्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम यूज कर सकते हैं, एम्लोडेपिन वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रही हूं मैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा स्टेटिन जो ड्रग होती है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, एटरोवास्टेटिन वगैरह, वो भी यहाँ पे यूज करते हैं। तो मैं लिख देती हूँ कहीं आप भूल ना जाओ, तो स्टेटिन जो ड्रग होती है, एटरोवास्टेटिन, रोसुवास्टेटिन वगैरह ड्रग जो होती है वो यहाँ पर यूज जाती है। उसके अलावा परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन वगैरह भी करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग भी करते हैं। और अगर एंजाइना को अगर आप ट्रीट नहीं करते हैं तो आगे चल के हार्ट अटैक वगैरह, हार्ट फेलियर, कार्डियक डिसएरिथमिया वगैरह वाली कंडीशन, इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो देखने को आपको मिलते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको पता चलता है आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उसको ट्रीट करो, उसको बैलेंस डाइट में लाओ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, बैठे नहीं रहना है, फिजिकल एक्टिव रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ये सारी चीजें आप एज अ नर्स उस पेशेंट को बता सकते हो। हेल्दी डाइट लेना है, हेल्दी डाइट लोगे तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एग्जाम। तो एंजाइना के बारे में ऑलमोस्ट हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे पूछा गया है सिंपल सा कि स्पाज ऑफ द मेजर कोरोनरी आर्टरी, यानी कि कोरोनरी आर्टरी में
स्पाज्म की वजह से कौन से टाइप का एंजाइना जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो प्रिजमेंटल एंजाइना जो होता है, जिसको आपको कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म की वजह से देखने को मिलता है, तो डी जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यस, ये मैंने लिखा है, देखो कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म की वजह से प्रिजमेंटल एंजाइना, ठीक है। तो याद रखिएगा, नैरोनेस की वजह से, कोरोनरी आर्टरी में नैरोनेस की वजह से स्टेबल एंजाइना, कोरोनरी आर्टरी में अथेरोस्क्लेरोसिस जो हुआ है उसके रप्चर होने की वजह से अनस्टेबल एंजाइना होता है। कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म की वजह से प्रिजमेंटल एंजाइना, ज्यादा स्ट्रेस वगैरह की वजह से माइक्रोवस्कुलर एंजाइना फीमेल के अंदर ज्यादा देखने को यहाँ पर मिलता है। एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखो तो आपको ही फायदा इसका मिले। Next, a 45-year-old male is admitted in emergency with complaint of acute shortness of breath and hypotension. He has been diagnosed as congestive heart failure and pulmonary edema. Which one of the following intervention is not appropriate? इनमें से कौन सा appropriate intervention नहीं है, ऐसा बोला गया है। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया है। हार्ट फेलियर दो तरीके का होता है, राइट साइडेड भी होता है, लेफ्ट साइड भी होता है। अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो हेपेटिक फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, एडिमा होता है बॉडी में, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, सॉरी जुगुलार वेन डिस्टेंशन होता है, ये सारे सिस्टमैटिक सिम्टम आते हैं हाइपरटेंशन। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो ऐसी कंडीशन में पल्मोनरी सिम्टम आते हैं, यानी कि लंग से रिलेटेड, डिस्निया हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, ये सारी चीजें को मिलती हैं। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पल्मोनरी एडिमा आपको पता है, पल्मोनरी लंग्स वगैरह के अंदर कोई फ्लूइड का एक्यूमुलेशन वगैरह होता है, जिसकी एडिमा जो है वो देखने को यहाँ पर मिलता है। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन लंग्स रिजल्टिंग पल्मोनरी एडिमा रिलेटेड टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। वर्कलोड बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, एडमिनिस्टर ऑफ लूप डायोरेटिक। कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है, बिल्कुल लूप डायोरेटिक देते हैं जिसके अंदर फ्रूसेमाइड आपने सुना होगा, फ्रूसेमाइड जिसको हम लेसिक्स के नाम से भी जानते हैं, कार्डियक फ्लूइड को बॉडी से बाहर करेगा, जिसकी वजह से कार्डियक वर्कलोड थोड़ा कम हो सकता है, तो बिल्कुल देते हैं, सही बात है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर फ्लूइड रैपिडली, बिल्कुल कम भी नहीं होने देना है, रेगुलरली जैसा फ्लूइड देना है देते रहिए, ठीक है, ये भी सही है। कनेक्टिंग टू ऑक्सीजन थेरेपी, फेस मास्क बिल्कुल देना पड़ेगा, ऑक्सीजन की कमी रहती है, लेकिन मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, ठीक है, ये प्रॉपर यहाँ पे इंपॉर्टेंस इतना नहीं होता है इनटेक आउटपुट का, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहता है, फ्लूइड, क्योंकि इसमें फ्लूइड ओवरलोड होता है तो कार्डियक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, इस वजह से ये यहाँ पर सही नहीं बोली, ठीक है। इंप्रूव ऑक्सीजनेशन कर सकते हैं, लूप डायोरेटिक देख सकते हैं, फ्लूइड का ओवरलोड आपको कम करना है यहाँ पे, तो क्रूशियल रोल होता है रेस्पिरेटरी स्टेटस वगैरह देखने का, तो डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोबारा से मैं इसमें जाना चाहती हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो रहेगा, यहाँ पे रैपिडली जो है वो फ्लूइड, इसका मतलब ये होता है, थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, तो एडमिनिस्टर फ्लूइड रैपिडली, तो ये नहीं करना है, क्योंकि अगर ऑलरेडी वर्कलोड ज्यादा है हार्ट पे, ठीक है, और अगर आप ऊपर से और इसमें फ्लूइड रैपिडली ऐड करते जाएंगे तो ये वर्सन कंडीशन हो जाएगी। हमें वर्कलोड कम करना है, बढ़ाना नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर रहेगा। बाकी इनटेक आउटपुट वगैरह चेक करते हैं, ठीक है, बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं होता, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को एक बार सभी बच्चे जो है वो शेयर करेंगे, चलिए आंसर करिए। तो देखिए यहाँ पे पायरोसिस, जिसको हम हार्टबर्न बोलते हैं, सही बात है। बोर्बोगेमी साउंड, हाइपर एक्टिव बोवेल साउंड जो होते हैं, बोवेल साउंड आते हैं ना, उसको ही हम बोर्बोगेमी साउंड बोलते हैं। टिटोरिया फैटी फाउल स्मेलिंग स्टूल, जो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जो होता है उसमें ऐसा देखने को मिलता है। बाकी टिनेस्मस का मतलब ये होता है कि परसिस्टेंट सेंसेशन आते हैं कि बोवेल जो है वो स्टिल खाली नहीं हुआ है, यानी कि बोवेल इवाक्यूएशन प्रॉपर तरीके है, इसको इंडिकेट करता है, ठीक है। इसका मतलब टेरी स्टूल नहीं होता है, टेरी स्टूल का मतलब तो होता है मलीना, ठीक है, और मलीना क्या होता है, जिसमें ब्लीडिंग आती है स्टूल में, और ये ब्लीडिंग जो होती है वो जीआई, अगर अपर जीआई ब्लीडिंग है, अपर जीआई ब्लीडिंग, तो ये कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, सी करेक्ट आंसर यहाँ। नेक्स्ट है,
A 10-year-old child road traffic accident having multiple lacerated wound has reported emergency department for tetanus prophylaxis. The child has not released any tetanus. ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि चाइल्ड ने पहले टेटनस का कोई वैक्सीन नहीं लिया है, ठीक है, पास्ट में. What will be your recommended for management in the emergency condition? इमरजेंसी कंडीशन में आप क्या दोगे? 10 साल का बच्चा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, पहले किसी भी तरह का टिटनस का वैक्सीन नहीं लिया है. आंसर करिएगा. तो वुंड एब्रेटमेंट जरूरी है ताकि नेक्रोसिस ना हो, डेड टिश्यू को हटा सके. उसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर प्रीवियसली है तो तुरंत असर करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन इंपॉर्टेंट. तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कई बार एग्जाम में सीधा आया हुआ है. नेक्स्ट है 10-year child diagnosed 6 month back type 1 diabetes mellitus due to poor glycemic control as manifested by high HbA1c. ठीक है, 5.7 से लगा के आपके 6.4, ठीक है, नॉर्मल HbA1c लेवल. He was earlier on rapid acting insulin, जो कि लिस्प्रो होता है, during present visit. The doctor had injection glargine long acting insulin along with lispro insulin. This is an example of. क्यों ऐड किया गया और ये किसका एग्जाम्पल है? मिक्स फिट रेगिमेन, कंटिन्यूस रेगिमेन, मॉडिफाइड मिक्स या बेसल बोलस रेगिमेन. आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा रिगार्डिंग इंसुलिन. तो देखिए, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है. 6 मंथ बच्चे के अंदर जो है वो डायबिटीज जो है वो यहाँ पर देखी जाती है. अगर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस आता है, 6 मंथ का बच्चा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या चल रहा है? यहाँ पे लिस्प्रो चल क्या रहा है? लिस्प्रो. अब लिस्प्रो जो है वो बिफोर मील दिया जाता है हमेशा. ये एक रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है और इसको खाने से पहले देते हैं. क्यों? ताकि वो पोस्ट पेरेंडियल जो इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लूकोज का लेवल है, उसको मेंटेन करे, ठीक है, इसीलिए लिस्प्रो को दिया जाता है बिफोर में. अब यहाँ पे उन्होंने और एड ऑन किया है प्रेजेंट विजिट में, ग्लार्जिन और ग्लार्जिन ऐड किया है. अब ग्लार्जिन जो होता है वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, ये क्या करता है? कंटिन्यू बेसल बोलस रेगिमेन है, यानी कि कंटिन्यूसली ये मैनेज करेगा इसको, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को, क्योंकि HbA1c जो है वो ज्यादा आया हुआ है इस वजह से. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बेसल बॉडी बोलस रेगिमेन इज द यहाँ पे राइट आंसर. क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंसुलिन के टाइप, उसका पिक पॉइंट और उसके एग्जाम्पल वगैरह मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इंसुलिन का टॉपिक. तो यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली बात कर लेते हैं रिगार्डिंग इंसुलिन. ठीक है, इंसुलिन थेरेपी के रिगार्डिंग फर्स्ट में हम उसके टाइप के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से इसके टाइप होते हैं. तो पहला होता है रैपिड एक्टिंग, पहला होता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन. दूसरा होता है यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है, पहला होता है रैपिड एक्टिंग, दूसरा होता है शॉर्ट एक्टिंग, तीसरा होता है इमीडिएट एक्टिंग. तीसरा कौन सा होता है? इमीडिएट एक्टिंग. और चौथा होता है आपके लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन. चौथा कौन सा होता है? लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन. लॉन्ग. एक और भी होता है जिसको हम अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग भी बोलते हैं. यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक फर्दर टाइप है, ठीक है, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग. ठीक है, अब यहाँ पे उसके एग्जाम्पल में बता देती हूँ मार्केट में किस नाम से आपको क्या क्या मिलेगा. तो एग्जाम्पल की मैं सबसे पहले बात करूं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, जिसमें डिस्प्रो इंसुलिन, एस्पार्ट, इसके अंदर आता है ग्लूलिसिन. ठीक है, कौन कौन सा आता है इसके अंदर? डिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लू. ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है. ठीक है, दूसरा इंसुलिन आप आगे लगा दीजिएगा. नेक्स्ट शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जिसको हम रेगुलर इंसुलिन. शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कौन सा?
को हम रेगुलर इंसुलिन का टाइप जो है हम बोलते हैं, जिसको रेगुलर इंसुलिन भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट इंसुलिन एनपीएच होता है, न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगेडोरॉन, एनपीएच इंसुलिन, ठीक है। न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगेडोरॉन जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम एनपीएच इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सा होता है, तो यहां पे मैं लिख दूं आपके ग्लार्जिन, तो अभी आपने सुना, जो कंटिन्यूस ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मेंटेन करता है। एक और होता है इंसुलिन लेटेमिर, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्योंकि इनमें से कोई एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में आपको आ सकता है, ठीक है। एक और होता है अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, जिसके अंदर इंसुलिन डेग्लूडेक होता है। कौन सा होता है, डेग्लूडेक, डेग्लूडेक। तो ये जो है वो चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम्पल इसके इंसुलिन के एग्जाम्पल, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे हम ऑनसेट और पीक एक्शन, यानी कि ये काम कब करता है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसकी कब होती है। तो ऑनसेट और पीक दोनों हम साथ में ही यहां पर देख लेते हैं। तो ऑनसेट पहले देख लो यहां पे, और पीक भी बता देती हूँ, ठीक है। पीक बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब कोई इंसुलिन का लेवल पिक पे चला जाता है, उसके बाद में ये डाउन जरूर होता है, तो डाउन होगा तब ये हाइपोग्लाइसीमिया करता है, इस वजह से इसको जानना जरूरी होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 10 to 30 मिनट्स का होता है ऑनसेट इसका, 10 to 30 मिनट्स का इसका ऑनसेट होता है। किसका, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो रहता है इसका 30 to 60 मिनट होता है। कितना होता है, 30 to 60 मिनट होता है। नेक्स्ट इमीडिएट इंसुलिन जो रहता है उसका 1 to 2 आवर होता है। कितना होता है, 1 to 2 आवर्स होता है। अगेन लॉन्ग एक्टिंग का भी यहाँ पे 1 to 2 आवर्स ही आपका यहाँ पे ऑनसेट एक्शन जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, और इसका भी अप्रॉक्स जो रहेगा आपके 1 आवर ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पिक एक्शन की बात करूं कि भाई इसका पिक लेवल कब रहेगा, तो पिक लेवल अगर मैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की बात करूं तो 1 to 3 आवर्स में इसका पिक लेवल रहेगा। कब रहेगा, 1 to 3 आवर्स में इसका पिक एक्शन रहता है। नेक्स्ट 2 to 4 आवर में इसका रहेगा, 2 to 4 आवर्स में रहता है। उसके अलावा 4 to 12 आवर में इसका रहेगा, 4 to 12 आवर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मिनिमम और नो पिक रहता है, किसका, यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का मिनिमल पिक एक्शन रहता है। कैसा रहता है, मिनिमल या फिर नो पिक, ठीक है। या तो मिनिमल कम से कम रहेगा या फिर रहेगा ही नहीं, और यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंटली ऐसा है नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नो सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। तो ये आप चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं, छोटे से मैं बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितने आवर्स तक में ये एक्शन करता है। तो सबसे पहला जो है आपके 3 to 4 आवर में ये एक्शन करेगा। पहला जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है 3 से 5 घंटे लगते हैं। दूसरा जो है उसके अंदर 5 to 8 आवर्स आपके लगेंगे। कौन सा, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में 5 से 8 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट इमीडिएट इंसुलिन जो रहता है उसके अंदर आपके 12 से 18 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 12 to 18 आवर्स इसके अंदर लगते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो रहता है अप टू 24 आवर, अप टू 24 आवर्स रहेगा। और एट द लास्ट अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और डेग्लूडेक जिसका एग्जाम्पल है, और इसके अंदर 42 आवर्स से भी ज्यादा हो सकता है। कितना होता है, 42 आवर्स से भी ज्यादा। तो दिस ऑल अबाउट इंसुलिन थेरेपी एंड इट्स एग्जाम्पल, ड्यूरेशन, पीक एक्शन। तो आप ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत बार मैंने खुद ने देखे हैं, तो आपको जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बेसल बोलस रेगिमेन रहेगा। यस, नेक्स्ट अगर आप एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो
तो टेस्ट सीरीज एंड कोर्स बोथ आर अवेलेबल ऑन किरोशा एकेडमी ऐप पर आप पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। बाकी टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, रेगुलर डेली अब तो टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि काफी टाइम से आप तैयारी करें, अब तक तो आपने सब पढ़ लिया होगा। अब सिर्फ आपको मोर एंड मोर एमसीक्यू पढ़ने और मोर एंड मोर कम से कम दिन के 2 टेस्ट सोल्व कीजिए, का सॉल्यूशन भी आपको देखना है ताकि आप अपने वीक एरिया पे काम कर सको। बाकी मिलते हैं क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।